हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका 9 नवंबर के एडिटोरियल डिस्कशन में। सुमित सर आज अवेलेबल नहीं है तो उनकी जगह मैं आपके साथ ये सेशन कंडक्ट करूंगा। अब सबसे बड़ी बात है कि आज हम कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है ब्रिक्स का आर्टिकल। ब्रिक्स के बारे में आपने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े होंगे, डिस्कशन सुनी होंगी, पर ये आर्टिकल एक ऐसा है जो पूरा ओवरव्यू देता है आपको कि ब्रिक्स कहाँ से आ रहा है, क्या हुआ, क्या अब जो चेंजेस है उसका क्या इम्पैक्ट है, क्यों ब्रिक्स एक्सपेंड हो रहा है, क्यों सऊदी अरेबिया इंपॉर्टेंट है, क्यों इसका इवोल्यूशन इंपॉर्टेंट है, ये सब समझेंगे। फिर एक आई कैप होता है, इंडिया का कूलिंग एक्शन प्लान है, तो वो क्या है, क्यों कूलिंग, जैसे जैसे कूलिंग की रिक्वायरमेंट दुनिया में बढ़ेंगी, गर्मी बढ़ रही है, सबको एसी चाहिए, पंखे चाहिए, तो वो सब जब होगा तो उसकी रिक्वायरमेंट होगी, तो उन टेक्नोलॉजीज में जो खर्च आएगा, जो गर्मी बढ़ेगी वो कैसे रिजॉल्व होगी, उसके बारे में बात की जाएगी। और इंडिया का जो एक सेफ्टी स्ट्रक्चर है, इंटरनल सिक्योरिटी का स्ट्रक्चर, उसमें टेररिज्म पे रोक लगाने के लिए और जो एक वायलेंस है उसको कम करने के लिए क्या स्टेप्स लेने की जरूरत है, एक आर्टिकल उससे डील करेगा। तीनों ही डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आते हैं ब्रिक्स के बारे में। ये आर्टिकल बात करता है ब्रिक्स की जर्नी की, कि कैसे अब वो ट्रांजिशन के फेज में है। यानी ब्रिक्स में पहले तो भाई 5 ही देश है ना, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अब वो बदल के अगली तरफ जा रहा है, लेकिन इस ट्रांजिशन में भी उसकी पावर और कैपेसिटी बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, क्योंकि आपको पता है पेपर 2 में आईआर का इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, और इसके अलावा आपकी बायलैटरल एग्रीमेंट्स का पार्ट है ये, और प्लस बहुत रिलेवेंट आपकी प्रीलिम्स के लिए भी हो जाता है। आपसे अक्सर मेंबर्स के बारे में पूछा जाता है। पहली बात, 2024 की समिट कहाँ हो रही है, तो कजान में हो रही है। कजान कहाँ पर है, रशिया में। अब याद रखिए, जहाँ भी समिट होती है वहाँ पर उस राज्य का एक डिक्लेरेशन आता है। जैसे यहाँ पर लोगों ने कजान डिक्लेरेशन अनाउंस किया है, उसके कॉन्टेक्स्ट में भी हम बात करने वाले हैं। तो पहली बात, ब्रिक्स आपको पता है भाई साहब कि इसमें 5 देश हैं। पहले ये ब्रिक हुआ करता था। सबसे पहले ये ब्रिक नाम से शुरू हुआ। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। किसने नामकरण किया, पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका है एक बार। जिमो नाइल ने ऐसा बोला था, जो एक इकोनॉमिस्ट है। उन्होंने ये बोला, उसके बाद इन 4 देशों की इकोनॉमीज ने सोचा क्यों ना हम साथ आए और डेवलप करें खुद को और एक ग्लोबल स्ट्रक्चर क्रिएट करें। इन देशों ने बड़ा प्रभुत्व पाया क्योंकि इनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, वर्ल्ड इकोनॉमी को एक इंपॉर्टेंट रूप से ये पुश कर रहे थे। तो इन देशों ने सोचा कि क्यों ना हम साथ आएं और अपने आप को इवॉल्व करें, इस लेवल पे लेके आएं कि भाई कोई भी समस्या वर्ल्ड ऑर्डर में है ना, तो वो अमेरिका या वेस्ट डोमिनेट ना करे, हम भी उसमें एक रोल निभाएं। तो ग्लोबल साउथ की भागीदारी बनाने के लिए, एक साउथ साउथ कोलैबोरेशन का एग्जाम्पल बनाने के लिए खड़ा हुआ था एक ग्रुप ब्रिक। फिर बना ये ब्रिक्स, एक साल बाद ही साउथ अफ्रीका इसका पार्ट बन गया, और अब ये बन रहा है ब्रिक्स प्लस, जहां पिछले बार 6 देशों को इनविटेशन भेजी गई थी, जिनमें से 5 ने इनविटेशन एक्सेप्ट की थी। तो वो देश कौन कौन से, ये पता होना बहुत ज़रूरी है। जिनको इनविटेशन भेजी गई थी वो देश कौन कौन से थे, EESIU। यहाँ पर एस को मैं सर्कल कर रहा हूँ। EESIU का नाम क्या है, इजिप्ट, इथोपिया, सऊदी अरेबिया, ईरान एंड यूएई। इसके अलावा एक अर्जेंटीना को भी भेजा गया था, अर्जेंटीना ने एक्सेप्ट ही नहीं किया इनविटेशन टू बी द पार्ट ऑफ ग्रुप। इन 5 ने एक्सेप्ट किया, जिसमें से अभी भी सऊदी अरेबिया क्लियरली बोला नहीं है अपनी तरफ से कि वो ज्वाइन कर रहा है या नहीं। उसने एग्रीमेंट, जो इनविटेशन था वो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अभी फॉर्मली ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया। तो अभी ब्रिक्स में है, ब्रिक्स प्लस में 9 मेंबर्स हैं। ठीक है, ये मेंबरशिप हमें पता लग गई। अर्जेंटीना ने इन्विटेशन एक्सेप्ट ही नहीं किया, सऊदी अरेबिया ने एक्सेप्ट किया था लेकिन अभी मेंबर बना नहीं है। क्लियर हो गया मेंबरशिप। प्लस किसने शुरू किया, क्यों शुरू किया, ग्लोबल साउथ की मेंबरशिप, ग्लोबल साउथ का प्रेजेंस, और जो एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर ये लोग बनाना चाहते थे। व्हाट इज मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, अभी जो दुनिया है वो यूनिपोलर है, यानी केवल एक इसका ध्रुव है, केवल एक पोल है, विच इज यूएसए, जो सब कुछ डोमिनेट करता है। आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो, यूएन हो, हर जगह उसी की चलती है। वो दुनिया के ग्लोबल ऑर्डर को डिक्टेट करता है। उसी का यूएस डॉलर है, वो किसी सैंक्शन लगा दे तो वहां से कुछ व्यापार नहीं हो सकता। तो उस एक जो उनकी पकड़ है, जो उनकी मोनोपोली है, उसको तोड़ने के लिए ग्लोबल साउथ की कंट्री साथ आई, जिनको ऐसा लगा कि हमारी भी दुनिया में एक पहुंच होनी चाहिए। तो इसलिए ब्रिक्स बन के तैयार हुआ। ठीक, अब ब्रिक्स में पहले इनको पता लगा इनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो इन्होंने कहा चलो साथ आते हैं, कुछ ऐसे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिससे कि अमेरिका का वर्चस्व या वेस्ट का वर्चस्व घटे। इस तरह शुरू होता है ब्रिक्स। अब ब्रिक्स की शुरुआत होने के बाद से काफ़ी समय तक ब्रिक्स में कुछ हुआ नहीं, लेकिन फिर एक पॉइंट आता है, एक डिक्लेरेशन होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है फोर्टलीजा डिक्लेरेशन। फोर्टलीजा डिक्लेरेशन होती है ब्राज़ील में, और यहाँ से स्टैब्लिश होता है इनका पहला इंस्टीट्यूशन, जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी। अब एनडीबी एक ऐसा बैंक बनाया गया जो कि डेवलपिंग कंट्रीज को लोन देगा,
किसी देश को अगर अभी वर्तमान में कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाती है तो वो जाता है आईएमएफ के पास या वर्ल्ड बैंक के पास। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक कहते हैं भाई हमसे लोन चाहिए तो हमारी शर्तों को पूरा करो, अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दो, हमारी देश के निवेशकों को अपने देश में जाने दो। चाहे श्रीलंका हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे अफ्रीका की कंट्रीज हो, सब परेशान रहती थी। तो ये एक ऑप्शन है जहां से लोगों ने कोशिश की कि एक अल्टरनेटिव बनाया जाए और बार बार अपने आप को स्ट्रांगली ग्लोबली पुश किया जाए। इन्होंने अब ब्रिक्स करेंसी की भी बात की है कजान डिक्लेरेशन के अंतर्गत। ये चाहते हैं कि डॉलर का वर्चस्व खत्म हो। तो ये चीज़ें हुई हैं जहां पर फर्टिलाइजर डिक्लेरेशन के अंतर्गत न्यू डेवलपमेंट बैंक स्टैब्लिश हुआ। इसके बाद इसी में इन्होंने करेंसी रिजर्व अरेंजमेंट की व्यवस्था शुरू की कि भाई अभी अगर आपके पास फॉरेक्स क्राइसिस आ जाए, फॉरेन आपके पास फॉरेन करेंसी नहीं है, डॉलर्स नहीं है मेनली, तो आप कहाँ जाएंगे? आप आईएमएफ के पास जाएंगे। वो एक नई शर्तें आपके ऊपर लगा देगा। तो उससे बचने के लिए सीआरए की अरेंजमेंट की गई। तो ब्रिक्स ने धीरे धीरे करके अपने पैर पसारने स्टार्ट किए। लेकिन ब्रिक्स के बारे में कहा जाता था कि इनमें आपसी झगड़ा ही बहुत है। ब्राज़ील और इंडिया ये दोनों जो है वो अमेरिका के काफ़ी करीबी दोस्त हैं। रशिया और चाइना ये दोनों अमेरिका के दुश्मन नंबर 1 है। एक पे तो सैंक्शन भी लगा हुआ है। साउथ अफ्रीका बेचारा बीच में झूलता रहता है। अब जो है इसमें और कहानी जुड़ गई। इसमें ईरान भी आ गया जिसके ऊपर सैंक्शन लगे हुए हैं। आपने इन्विटेशन सऊदी अरब को भी दे दिया जो अमेरिका का दोस्त है। तो इस ग्रुप के बारे में कहा जाता था आपसी यहाँ पर पावर पॉलिटिक्स बहुत है, इसलिए यहाँ कुछ हो नहीं पाएगा। लेकिन अभी कुछ उल्टा होता दिख रहा है जहाँ ये ग्रुप एक्सपेंड भी हो रहा है, लोग इसकी मेंबरशिप चाहते भी हैं और ये शायद इस ट्रांजिशन फेज में बदल रहा है। पिछली बार जब ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी वो हुई थी साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में व्लादिमीर पुतिन को इनवाइट किया गया। वहाँ पे इनके खिलाफ अफ्रीकन कंट्रीज़ में केस चल रहा था कि इन्होंने वार क्राइम्स किए हैं, इसलिए इनको सज़ा सुनाई जाएगी। इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोर्ट है आईसीसी, उसने इनके खिलाफ एक वारंट जारी कर रखा था। लेकिन साउथ अफ्रीका ने कहा कि हमारे देश आएंगे और इनको कोई भी टच नहीं करेगा क्योंकि उनको इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होने वाली है। लेकिन पुतिन वहाँ गई नहीं। सबको लगा था कि पुतिन का क्या होगा अब जब ब्रिक्स जैसी एक इम्पॉर्टेंट ग्रुपिंग है जहाँ इनका वर्चस्व भी है, वहाँ की मीटिंग में जा नहीं पा रहे। यूक्रेन में युद्ध स्टार्ट हो चुका है। चाइना कोविड के बाद और जो उनका बीआरआई है जहाँ बहुत सारा निवेश उन्होंने किया वहाँ उनका पैसा फंसा हुआ है। साउथ अफ्रीका की इकॉनमी ख़राब चल रही है, ब्राज़ील की इकॉनमी ख़राब चल रही है। तो क्या ब्रिक्स समाप्त हो जाएगा? क्या ये खड़ा हो पाएगा या नहीं? लेकिन इस बार जो मीटिंग हुई वो हुई कजान में, जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी से लेके जी जिनपिंग तक सभी पहुँचे। और जो कजान का डिक्लेरेशन है वो ये साबित करता है कि कैसे दुनिया में फिर एक बार ब्रिक्स अपने आप को आगे की तरफ पुश कर रहा है। इसमें पुतिन ने इस शो को पूरी तरह डोमिनेट किया और मेंबरशिप एक्सपेंड की। और जो किसी भी समिट में जो एक डिक्लेरेशन आता है, जो अभी कजान डिक्लेरेशन आया, इसमें इन लोगों ने भर भर के इजराइल को बोला कि भाई इजराइल ने जो किया पैलेस्टाइन में वो बहुत गलत किया, हिंसा गलत थी। सभी ब्रिक्स कंट्री ने समर्थन किया और इन लोगों ने हमास का नाम नहीं लिया। याद रखिए इस बार जो युद्ध स्टार्ट हुआ था वहाँ पर पॉइंट ये था कि पहले हमास ने अटैक किए थे इजराइल के ऊपर, बदले में फिर इजराइल ने धुआंधार अटैक गाजा स्ट्रिप के ऊपर करने स्टार्ट किए जहां हजारों लोगों की जानें गई थी। तो जो भी वेस्ट की कंट्रीज है ना वो अक्सर हमास को पहले बोलती है भाई हमास ने किया इसलिए इजराइल ने बदला लिया। इन लोगों ने बोला नहीं हमास ने किया होगा, लेकिन जिस तरह से इजराइल ने रिटेलिएट किया है वो बहुत बड़े प्रपोर्शन में है। तो अगेन ये दिख रहा है कि जो वेस्ट चाहता है उसके उल्टे जाने का कदम। और प्लस ये रशिया में होने के बावजूद, रशिया और यूक्रेन वॉर होने के बावजूद इन्होंने यूक्रेन के बारे में कुछ बड़ा नहीं बोला, शॉर्ट में निपटा दिया। तो वो दिखा रहा है कि कैसे एक बार फिर से मेंबरशिप बढ़ रही है, देश इसके पार्ट बनना चाह रहे हैं। रशिया और इंडिया करीब आ रहे हैं। इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर एग्रीमेंट पे थोड़ी सी एक नई अरेंजमेंट देखी गई, तो उनकी तलखी थोड़ी कम हो रही है, जहाँ ये दोनों देश भी साथ आ सकते हैं और डॉलर के बदले में ये अपनी खुद की करेंसी के बारे में सोच रहे हैं। तो ये दिखाता है कि पहली बार ये एक जो दूसरा डेकेड है जिसकी शुरुआत डिफिकल्टी के साथ हुई थी, लेकिन अब जब ये इवॉल्व कर रहा है तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दिख रही है। इंडिया और चाइना के बीच में एक थॉ देखने को मिला, एक ऐसा सिस्टम देखने को मिला जहाँ ये करीब आते दिखे। रशिया एक बार फिर से ग्लोबल पराया के बदले में, पराया जिसके पास जाना नहीं चाहता, उसके बावजूद इंडिया और चाइना ने इनके साथ ट्रेड करना नहीं छोड़ा, ऑयल खरीदना नहीं छोड़ा। वेस्टर्न सैंक्शन लगने के बावजूद रशिया की इकॉनमी उस तरह धराशायी नहीं हुई जिस तरह से हो सकती थी और बदले में ब्रिक्स का एक्सपेंशन अलग स्टार्ट हो गया। तो पुतिन को जो उम्मीद कर रहे थे कि आइसोलेट कर देंगे, वो पुतिन को आइसोलेट कर नहीं पाए और ब्रिक्स एज ए ग्रुप रिजुनोवेट सा होता दिख रहा है।
कुछ और अनाउंसमेंट जो कजान डिक्लेरेशन में हुई कि भाई एक अब ग्रीन एक्सचेंज का भी प्रोग्राम बनाएंगे ताकि उसके ऊपर भी निर्भरता ना रहे वेस्ट की कंट्रीज़ के ऊपर में। तो आपको चीज़ें बदलती दिख रही हैं। तो जो पहले हुआ था ये ठीक उससे उल्टा होता दिख रहा है, और ग्रुप जो वल्नरेबल दिख रहा था वो अब उभरता हुआ दिख रहा है। इस आर्टिकल में ना एक बड़ी अच्छी बात बताई गई है कि कैसे ब्रिक्स ने अपने आप को बदलना स्टार्ट किया। देखो जहाँ भी आप देखोगे ना, आपको यहाँ अर्जेंटीना दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ सऊदी अरेबिया दिखाई दे रहा है। अब अर्जेंटीना ने पहली बार एक्सेप्ट ही नहीं किया इनविटेशन, तो वो तो बाहर ही हो गया। सऊदी अरेबिया अभी तक क्लियर नहीं है, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि ज्वाइन करेगा या नहीं। ठीक है, तो मेंबरशिप को याद रखना है। अब देखिए मेंबरशिप में अफ्रीका के 3 देश हो चुके हैं, इथोपिया, इजिप्ट और साउथ अफ्रीका। एशिया से तो इंडिया, चाइना है ही, अब ईरान और यूएई भी आ गए हैं। और आपको यूरोप से या यूरेशिया से कह सकते हैं, कोई नहीं है यूरोप से। वेस्टर्न यूरोप की बात करूँ तो केवल रशिया है जो हाफ आप यूरोपियन कंट्रीज को गिन सकते हैं। तो जो अब ट्रांजिशन हो रहा है वो दिखा रहा है कि एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जिस चीज़ को बनाने की बात कर रहे थे, एक जो कोशिश थी मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ पुश करने की ब्रिक्स की, उसकी ओर दुनिया खुद बढ़ती दिख रही है। एक ब्रिक्स स्पिरिट डेवलप होती दिख रही है जिसके अंदर कोशिश ही क्या करते हैं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग, सोवरेन इक्वालिटी, सॉलिडारिटी, डेमोक्रेसी, ओपननेस, इंक्लूसिवनेस, कोलैबोरेशन, कंसेंसस की बात करते हैं। लगभग उसी दिशा में बढ़ते ये लोग दिख रहे हैं। और यहाँ पर अब दिख रहा है कि ब्रिक्स के अंदर जो कोलैबोरेशन होती है ना, इसमें बड़ा अच्छा पॉइंट है कि ब्रिक्स के अंदर कोलैबोरेशन ऐसे ही नहीं होती। ब्रिक्स पे कोलैबोरेशन 3 लेवल्स पे होती है। पहला लेवल है जो पॉलिटिकल लेवल है, जो स्ट्रैटेजिक, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी का डायमेंशन, उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। दूसरा इकोनॉमिक्स प्लस फाइनेंस, ठीक है। तीसरा पीपल टू पीपल एंड कल्चर। ये 3 ऐसे स्तंभ हैं, 3 ऐसे वर्टिकल्स हैं जिनके ऊपर ब्रिक्स की कंट्रीज काम कर रही हैं। जब हम पहले कॉन्सेप्ट पे जाएं पॉलिटिकल और सिक्योरिटी का एस्पेक्ट में, तो पॉलिटिकल सिक्योरिटी एस्पेक्ट में आप देखोगे ब्रिक्स, यहां मैं एक्सप्लेन करता हूं। अगर हम ब्रिक्स में देखें, पहला पिलर जो है, फर्स्ट पिलर विच इज पॉलिटी एंड सिक्योरिटी, यहां आप देखोगे इंडिया और चाइना करीब आ रहे हैं, ठीक है। और ये जो कंट्रीज हैं ग्लोबल साउथ की, ठीक है, ये साथ आ रही हैं और ईस्ट वेस्ट अलायंस होता दिख रहा है। यानी ग्लोबल साउथ की कंट्रीज तो हैं, जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं वो भी करीब आ रही हैं। जैसे आप चाइना वगैरह की बात कर लो, तो वो एक होता दिख रहा है। और इन लोगों ने क्लियरली पॉलिटिक्स, सॉरी मैं यही लिख देता हूँ, पॉलिटिकल प्लस सिक्योरिटी के एस्पेक्ट में आप देखो, इन्होंने कहा है कि यूएनएससी में रिफॉर्म होना चाहिए। कितना होना चाहिए उसकी बात नहीं की, क्योंकि चाइना, भारत और अब देखिए ब्रिक्स के अंदर G4 के 2 देश हैं। G4 क्या है? ग्रुप ऑफ 4, इंडिया, जापान, ब्राज़ील, जर्मनी। इनमें से 2, ब्राज़ील और इंडिया इसका पार्ट है, जो कहता है कि हमें परमानेंट सीट चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल में। उसका विरोधी है चाइना, वो चाहता नहीं कि भारत को और जापान को कहीं से भी यूएन में परमानेंट सीट मिले। तो वो एक पॉइंट तक बोलता है कि हाँ सिक्योरिटी काउंसिल में यूएन में चेंजेस होने चाहिए, पर कितने और कैसे उसकी बात पे कुछ नहीं बोलता। तो इन्होंने लिप सर्विस यहाँ दी है। तो ये दिखाता है कि चाइना अभी भी रिलेक्टेंट है, लेकिन चलो कुछ तो बात हुई, ये कुछ तो एरिया में काम हो रहा है। और अगर हम बाकी एरियाज की बात करें तो यहां इन लोगों ने ये कोशिश करनी स्टार्ट कर दी है कि जो अलग अलग ग्रुप्स हैं वो पॉलिटिकली ये लोग पुश कर रहे हैं ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ, ठीक है। अगर दूसरे कॉन्सेप्ट पे आऊं जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट की बात करते हैं, तो वहां इन्होंने बोला कि हम ये आवाज उठाते हैं कि कोई भी देश इस पोजीशन पे नहीं होना चाहिए कि वो यूनिलैटरल इकोनॉमिक सैंक्शन लगा सके। अब यूनिलैटरल इकोनॉमिक सैंक्शन क्या होते हैं भाई? यहाँ कुछ शब्द लिखे हुए इस आर्टिकल में, यूनिलैटरल, बायलैटरल, मल्टीलैटरल और एक शब्द है प्लूरीलैटरल। तो ये आपको समझना चाहिए कि क्या इसका अंतर, क्या इसका मतलब होता है। क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। देखो यूनिलैटरल मतलब हो गया जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, तो वो अगर मैं सिर्फ अपनी तरफ से बोलूँ कि हाँ मैं समझा के निकल गया और जब मर्जी में मैंने वीडियो बंद कर दिया, तो वो मेरा यूनिलैटरल डिसीजन है कि कब मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, कब मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ। इसमें सिर्फ मेरा मत चलता है, आपसे मैंने कुछ पूछा नहीं, अपनी तरफ से फैसला सुना दिया और डिसीजन ले लिया। जब मैं और आप सुन रहे हैं तो हम आपस में बात करेंगे कि यहाँ से वीडियो इतनी लंबी होनी चाहिए, इतने आर्टिकल डिस्कस होने चाहिए, तो वो हो गया एक बायलैटरल डिसीजन जिसकी 2 पार्टी हैं, बायलैटरल पार्टी है। लेकिन अगर हम मल्टीलैटरल की बात करें, जितने मैं, आप और बाकी के लोग जो सुन रहे हैं, हम सब मिलके बनाते हैं एक मल्टीलैटरल, जहां हर कोई जो इसको सुन रहा है वो इस वीडियो, इस आर्टिकल की डिस्कशन का पार्ट है। सो इट इज़ अ मल्टीलैटरल अरेंजमेंट। ये तो आपको क्लियरली पता लग गया। तो इन्होंने कहा है कि भाई यूनिलैटरली, जैसे अमेरिका ने सैंक्शन लगा दी, अमेरिका को लगा भाई सैंक्शन लगने चाहिए, उसने इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिए, जो ईरान पे भी लगे हुए हैं और रशिया पे भी लगे हुए हैं, तो इन्होंने उसका विरोध किया कि ऐसे यूनिलैटरल इकोनॉमिक सैंक्शन नहीं लगने चाहिए। और इसलिए इनका मानना है कि ऐसे मेजर्स
ग्लोबल इकोनॉमी को बहुत प्रभावित करते हैं, क्योंकि अगर ऑयल रशिया का भारत में नहीं आता या दुनिया से उतना ऑयल कम हो गया तो फूड प्राइसेस बढ़ गए और ऑयल प्राइसेस बढ़ गए, जिससे भारत और बाकी डेवलपिंग कंट्रीज़ को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है वहाँ के गरीब लोगों को। तो ये एक बड़ा मुद्दा रहा है, तो उसका विरोध उन्होंने किया है। आपको पता लगा कि यूनिलेटरल क्या है, अमेरिका का डिसीजन। बायलेटरल क्या हुआ था ब्रिक्स में, इंडिया और चाइना का जो अरेंजमेंट हुआ वो बायलेटरल था, इन दोनों का था, बाकी से उनको मतलब नहीं। मल्टीलेटरल मतलब जैसे कजान डिक्लेरेशन है, सभी मेंबर्स ने उसको साइन किया है, तो वो एक मल्टीलेटरल बात हो गई। तो फिर ये प्लूरीलेटरल किस चिड़िया का नाम है, तो देखिए, यूनिलैटरल मुझे जो करना है मैंने कर दिया, बायलेटरल हम दोनों की बात, मल्टीलेटरल हम सब की बात, ठीक है। प्लूरीलेटरल का मतलब होता है एक ऐसा अरेंजमेंट जहां पर जो एग्रीमेंट है, मान लो 5 लोग एक ग्रुप का पार्ट है, 5 पीपल आर पार्ट ऑफ दिस ग्रुप, मान लेते हैं अमित, सुमित, सुरेश, रमेश एंड महेश, ठीक है। अब मान लो इसमें जो महेश है वो बहुत अमीर है, रमेश जो है वो ठीक ठाक है, पर अमित और सुरेश बहुत गरीब हैं। तो एक बात हुई कि भाई एक पार्टी करनी है, पैसे का चंदा लगेगा, सबको देना पड़ेगा। तो महेश भाई साहब आके कहते हैं लो भाई 10,000 रुपये, ये कह रहा है भाई लो 5,000 रुपये, ये कहेगा भाई लो 2,000 रुपये। इन दोनों का चलो भाई तुम्हें देने हैं पैसे दो, नहीं देने कोई बात नहीं, ठीक है। इसके पास थोड़े ज़्यादा पैसे हैं, इसको कहा कि नहीं तुम चलो एक काम करो, हो सकता है तो कोल्ड ड्रिंक का जुगाड़ कर दो, या बिस्किट्स ले आओ, या चाय ले आओ, या कुछ ले आओ। तो एक व्यक्ति को आपने ये जिम्मेदारी दे दी, बाकी लोगों ने पैसे दिए, लोग कहीं घूमने चले गए। तो ये चौथे बंदे के पास कोई बाउंडेशन नहीं कि उसको पैसे देने ही देने हैं, और ये जो 10,000 दे रहे हैं, 5,000 दे रहे हैं, अपनी स्वेच्छा से दे रहे हैं, इनको पार्टी करनी है, इनका उद्देश्य है, लेकिन सबकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बराबर नहीं है, सबके ऊपर कुछ चीज़ें छोड़ दी गई हैं, रिजर्वेशंस हैं कि आप चाहो तो करो, नहीं चाहो तो मत करो। तो वो एक प्लूरिलेटरल ग्रुप उसको कहते हैं जहां पर जो एग्रीमेंट साइन होते हैं वो सबके ऊपर बाउंडेशन नहीं होता, सबके ऊपर। इसमें ये होता है ऑप्शनल चीज़ें भी होती हैं कि आपको करना है तो कर दो, नहीं करो तो कोई बात नहीं। तो ब्रिक्स में जैसे अब आपको पार्टनर कंट्री दिख रही हैं, ब्रिक्स में आपको एनडीबी में पैसे दिए गए, तो सबने बराबर पैसे नहीं दिए हैं, सबसे ज़्यादा चाइना ने दिए, उसके बाद इंडिया ने दिए, साउथ अफ्रीका रशिया ने तो बहुत कम पैसे दिए थे। तो वो जो अरेंजमेंट है प्लूरिलेटरल अरेंजमेंट है, ठीक है, जिसके अंदर सब एक बराबर कंट्रीब्यूट नहीं करते, अपनी सक्षमता के हिसाब से कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक। ये हमने समझ लिया। तो जो पहला वर्टिकल जो इन्होंने बोला कि भाई वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट है, इसराइल को गाली दी इन्होंने, खूब बोला यहाँ वहाँ, पैलेस्टाइन के सपोर्ट में बात की, लेकिन यूक्रेन के मामले में कुछ नहीं बोला, लिप सर्विस देके छोड़ दिया। वो दिखाता है कि ब्रिक्स की कंट्रीज का आपस में अब थोड़ा समन्वय बढ़ता दिख रहा है। और इन्होंने बोला है यूक्रेन के वॉर के नाम पर कि हमें वॉर के रूट कॉज पर बात करनी चाहिए। रूट कॉज मतलब रशिया के हिसाब से रूट कॉज क्या है यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का, रशिया के हिसाब से रूट कॉज है वेस्टर्न कंट्रीज जो अपना डोमिनेंस यूक्रेन में बढ़ाना चाहती हैं, वो जो नेटो एक्सपेंड कर रहा है वो। दूसरा, इकोनॉमिक फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन में कहा कि हम अपनी खुद की करेंसी लेके आएंगे ताकि अमेरिकी डॉलर पे डिपेंडेंस कम हो पाए। लेकिन वो एक यहाँ पर एक रिजर्वेशन और है कि जब आप कॉमन करेंसी की बात करोगे तो कहीं वो आरएनबी न बन जाए, यानी रशियन करेंसी युआन ना पुश होने लग जाए एज अ करेंसी, ब्रिक्स की खुद की करेंसी को डेवलप किया जाए और देश उसको एक्सेप्ट भी करें। सऊदी अरब ने ब्रिक्स को ज्वाइन नहीं किया है अभी तक, इसीलिए इनको जो पैसे चाहिए थे थोड़े से और जो एनडीबी में कंट्रीब्यूट कर पाए उसमें थोड़ी कमी है। क्योंकि देखो ब्रिक्स वाली कंट्रीज जो है उसमें चाइना ऑलरेडी बहुत सारा पैसा लगा के बैठा हुआ, इंडिया की जितनी थी ताकत उतना दे रखा है। बाकी देशों में इथोपिया खुद गरीब, इजिप्ट खुद गरीब, ईरान तो सैंक्शन खाया हुआ, वो क्या ही करेगा। तो इन सब में यूएई और सऊदी अरेबिया दो ही ऐसे देश थे जिनके पास कैपेसिटी है बहुत सारा पैसा इसमें लगाने की, तो इसलिए वो इंपॉर्टेंट थे। तो उनका नहीं आना थोड़ी दिक्कत की बात करता है। तो ये दो हो गए फाइनेंशियल में, इन्होंने फिर भी यूएई तो आ गया, वो तो कुछ पैसे लगा ही देगा, थोड़ी इकोनॉमिक हेफ्ट बढ़ जाएगी। फिर पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट में इन्होंने बात किया कि थिंक टैंक लेवल पे, पार्लियामेंट्री लेवल पर कोऑपरेशन होगी, सिविल सोसाइटी लेवल पे बातें होंगी, तो ये इन्होंने पुश किया है। तो इसमें अभी 34 स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया। तो मैंने आपको पहले भी बोला कि इन्होंने ये बोला कि भाई कुछ तो मेंबर्स हैं, 9 तो हमारे मेंबर हैं, बाकी जो हमारी पार्टनर कंट्रीज बन जाएंगी, और बाद में देखेंगे इसको एक्सपेंड करके। भारत ने हालांकि कहा था कि ज़्यादा हमें मेंबरशिप्स नहीं बढ़ानी चाहिए वरना कंसेंसस बिल्ड नहीं हो पाएगा, डिसीजन ले नहीं पाएंगे हम, लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं, अगर हम ग्रुप्स को बढ़ाते हैं तो उसका फ़ायदा होगा। जैसे लैटिन अमेरिका से क्यूबा, बोलिविया, बेलारूस, तुर्की, अल्जीरिया, नाइजीरिया, युगांडा, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान जैसी कंट्रीज़ को पार्टनर बनाया गया है। तो यानी मेंबरशिप अब लगभग ग्लोबल होती जा रही है और इसका शेयर ग्लोबल जीडीपी का इनका बढ़ेगा ही। लेकिन इस ट्रांजिशन को भी समय लगेगा, लेकिन समय के बाद चीज़ों को तैयार भी करना पड़ेगा। इंडिया के हिसाब से ब्रिक्स की मेंबरशिप जो है, इंडिया ने लगभग जो जितने इंडिया ने प्लूरिलेटरल अरेंजमेंट ग्रुप्स में इंडिया पार्ट है, चाहे हम बिम्स्टेक की बात करें, G20 की बात करें, क्वाड की बात करें, ब्रिक्स की बात करें, G7 की बात करें, या
जितने भी जगहों पर आप देखें तो एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है ब्रिक्स इंडिया का। इंडिया को प्रोवाइड करता है एक ऐसा टूल जिसके तहत इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को प्रैक्टिस कर पाता है। इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को इस तरह प्रैक्टिस कर पाता है कि इंडिया क्वाड का भी मेंबर है और जो वेस्ट का एक ग्रुप है, अमेरिका का ग्रुप है, लेकिन ब्रिक्स का भी पार्ट है, इंडिया एससीओ का भी पार्ट है। तो इंडिया को एक डिप्लोमेटिक स्पेस मिलता है कि वो अपनी पॉलिटिकल एम्बिशंस और अपने नेशनल इंटरेस्ट को पूरा कर सके। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है। डिप्लोमेटिक स्पेस या स्ट्रेटेजिक स्पेस मिलता है टू एंगेज एंड टू अचीव इट्स नेशनल इंटरेस्ट। और भारत को एक अरेंजमेंट मिली जैसे चाइना के साथ हमने कुछ हद तक चीज़ों को ढंग से मैनेज किया है इस बार थोड़ा बहुत। और इससे इंडिया ये भी चाहता है कि ब्रिक्स एक इंपॉर्टेंट ग्लोबल प्लेटफॉर्म बने जहां इंटरनेशनल कोऑपरेशन हो, इंडिया की भी मजबूती बढ़ेगी। और इंडिया एक स्वीट स्पॉट पर पहुंच चुका है, यानी इंडिया एक ऐसी जगह पहुंच चुका है जहां इंडिया एक ब्रिज की तरह काम कर सकता है वेस्ट और ईस्ट के बीच में। ईस्ट में मुख्य रूप से डेवलपिंग कंट्रीज हैं, तो ईस्ट के लिए आप देख लो, इंडिया रशिया के करीब है। इंडिया को बाकी जो डेवलपिंग कंट्रीज है बहुत पॉजिटिवली देखती है। ईरान की भी इंडिया करीब है, सऊदी की भी इंडिया करीब है और वेस्ट के करीब भी इंडिया है। तो इंडिया एक स्वीट स्पॉट पे है, तो इंडिया को बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक स्पेस मिलता है अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए। तो ये हो गई इस आर्टिकल की बात, ठीक है। अगले आर्टिकल पे आते हैं, क्योंकि बहुत ब्रिक्स के बारे में पढ़ लिया, जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट पढ़ लिया, थोड़ा ठंडा हो जाते हैं। तो देखिए इंडिया में हो रही है गर्मी, नवंबर का महीना है, अभी तक सर्दी आई नहीं है, तो यानी हर साल वी आर सीइंग हीट गो अप। अब जितनी हीट बढ़ेगी तो अमीर लोगों के पास तो ऑलरेडी एसी है, मल्टीपल एसीज है। जो भाई मिडिल क्लास लोग हैं वो एसी कहाँ से लाएंगे, पर उनको भी लाना पड़ेगा, क्योंकि 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जैसे जैसे तापमान बढ़ता है डिमांड ऑफ एसी एक्सपोनेंशियली राइज करती है। कूलिंग सॉल्यूशन लोग ढूंढते हैं। अब जितने एसी, जितने रेफ्रिजरेटर्स आएंगे उतने ज़्यादा एनर्जी इमिशंस बढ़ेंगे। और जितनी पुरानी टेक्नोलॉजीज के साथ आप रेफ्रिजरेटर घर में लगाओगे, आप एसी लगाओगे, आप पुराने कूलर्स लगाओगे, तो वो ज़्यादा बिजली खाएंगे और ज़्यादा उत्सर्जन होगा, पॉल्यूशन होगा, तो इससे ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ेगी, और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी और डिमांड एसी की बढ़ेगी। तो एक ऐसा कालचक्र बन चुका है जहां डिमांड बढ़ेगी, डिमांड की वजह से हीट बढ़ेगी, हीट की वजह से इमिशन बढ़ेगा और लगातार फिर वो और डिमांड बढ़ाएगा। तो ये दुनिया बढ़ती चली जाएगी, हम तबाह हो जाएंगे। तो इसके निकलने का तरीका क्या है, वो है कूलिंग इमिशन को कम करना। ये आर्टिकल उसी की बात करता है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है पेपर 3 कंजर्वेशन इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन और डिग्रेडेशन के लिए। अब आप कहोगे कि शायद इसके लिए कोई प्लान नहीं है, तो इंडिया का ऑलरेडी एक कूलिंग एक्शन प्लान है आईकैप, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन हमने अभी बात की ब्रिक्स की, जहां हमने बात किया फोर्टलीजा डिक्लेरेशन की। अभी हम बात करते हैं इस कूलिंग से जुड़ा हुआ एक और डिक्लेरेशन था, जो डिक्लेरेशन था विल्मिंगटन डिक्लेरेशन। विल्मिंगटन डिक्लेरेशन ये किसने किया था? ये किया था क्वाड कंट्रीज ने, जिसके तहत इन्होंने बोला था कि हम कूलिंग सिस्टम्स को हाईली एफिशिएंट बनाएंगे अपने, ताकि दुनिया में उत्सर्जन कम हो, एमिशन कम हो और हम बेहतर क्लीन वर्ल्ड की तरफ बढ़ पाएं। तो ज़रूरी है अभी कि यूएस और बाकी जो ग्लोबल कंट्रीज, जो ग्लोबली टेक्नोलॉजिकली एनहांस कंट्रीज हैं, वो इस मिशन के आगे आएँ और इसमें इन्वेस्ट करें। इसमें जो टेक्नोलॉजी है उसको ऐसी लेवल पे लेके आए कि इमिशन बहुत कम हो और प्लस कूलिंग में बढ़ोतरी मिले। और इसमें डेवलपिंग कंट्रीज में बात करें तो इंडिया टॉप पर है, लीडरशिप ले रहा है। इंडिया का ऑलरेडी एक अपना खुद का आईकैप जो हमारा इनिशिएटिव है, जहां हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कूलिंग को जितना हो सके कम करेंगे। हमने उसके लिए खुद ही एक एक्शन प्लान हमारा लॉन्च्ड है। और यूएस के साथ मिलकर भी हम ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ बिल्ड करना चाहते हैं जिसके तहत हम ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करें जो बहुत एफिशिएंट हो, जैसे हाई एफिशिएंट एयर कंडीशनर, हाई एफिशिएंट कूलर्स, हाई एफिशिएंट सीलिंग फैंस, हाई एफिशिएंट आपके रेफ्रिजरेटर्स। ताकि जो होता ही है ना कि हम सिर्फ घरों में यूज़ नहीं करते, इंडस्ट्रियल लेवल पे भी उतनी ही मात्रा में आपको कूलिंग सॉल्यूशंस चाहिए होते हैं। अब यूरोप में या ब्रिटेन में एसी नहीं लोग यूज़ करते हैं आमतौर पे घरों में, उतनी बार ठंड गर्मी आती ही नहीं। तो वहाँ इंडस्ट्रियल लेवल पे भी बहुत कम खर्च आता है इन चीज़ों में। आपको इफिशिएंट लेवल पे चीज़ें चाहिए। ऑलरेडी इसके लिए जो बड़ा कदम उठाया गया था ना कूलिंग को लेकर, तो वो हुआ था किगाली अमेंडमेंट पे। अब देखिए कहानी है कि पहले एक बहुत सफल प्रोटोकॉल था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बात करता था मुख्य रूप से किस चीज़ के बारे में? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के बारे में, सीएफसी के बारे में। इनका कहना था कि भाई ओजोन में जो डिप्लीशन हो रहा है उससे जो भी गैसेस जहां से निकलनी है उस फैक्ट्री को कंट्रोल करो, कमी करो। वहां पर वार्मिंग होती है, ग्लोबल वार्मिंग होती है एचएफसी की वजह से। एचएफसी की बात नहीं थी, लेकिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में बदलाव करके एचएफसी को जोड़ा गया, क्योंकि भाई ऐसे पदार्थ जिनकी वजह से गर्मी बढ़ रही है उनको भी कम करो। तो जब ये आया तो फोकस आया किमाली अमेंडमेंट के अंदर कि भाई हमें कूलिंग रिलेटेड एमिशंस को भी कम करना है। इसके लिए देशों ने अलग अलग बातें की। 3 तरह के देश बट गए। एक वो देश थे जो डेवलपिंग है,
जो डेवलप्ड है, दूसरे जो डेवलपिंग है जैसे चाइना वगैरह हो गए, ब्राजील, और तीसरे में और कम डेवलपिंग जैसे इंडिया पाकिस्तान वगैरह तीसरे में आ गए। इसमें कोशिश थी एचएफसी को कम करना, जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग कम हो। इंडिया ने बोला कि हम भाई इसमें एक्शन लेंगे, और हमने बोला कि हमारा खुद का एक इसके ऊपर मिशन है, और हम एचएफसी को डाउन कर देंगे, और हम क्लीन एनर्जी और हाईली एफिशिएंट लेवल पे लेके जाएंगे चीज़ों को, क्योंकि हम तो ऑलरेडी 50 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर देखते हैं। तो क्लाइमेट चेंज की इस थ्रेट को कम करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है इसकी तरफ शिफ्ट होना। अब होता ही है ना कि जैसे ही किगाली अमेंडमेंट किक इन हुआ है, उसके बाद जो डेवलप कंट्रीज है उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो इमिशन नॉर्म्स को अपने कम करें, वो एफिशिएंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। तो अभी जो एसी वहां पर पड़े हैं, जो रेफ्रिजरेटर्स पड़े हैं जो कम एफिशिएंट है, वो कहाँ जाएंगे? वो सारे आएंगे गरीब देशों के पास। इन देशों में इमिशन बढ़ेगा, इनके पास गर्मी बढ़ेगी, वो उनको गालियां भी देंगे कि भाई आपकी वजह से और गर्मी बढ़ रही है। तो जरूरी यह है कि भाई एक इंटीग्रेटेड एनर्जी एफिशिएंसी और एक स्टैंडर्ड बनाया जाए, और ऐसा ना हो कि डेवलपिंग कंट्रीज का माल इधर आ जाए और फिर वही चीजें यहां पर पनपती रहें, जिससे इन देशों में और दिक्कतें बढ़े। इसलिए एक स्ट्रांग रेगुलेशन की जरूरत है। तो इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, इंटीग्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड, और एक प्रॉपर रेगुलेशन इसकी रिक्वायरमेंट है। रेगुलेशन किस लेवल पे? एक तो जैसे किगाली अमेंडमेंट हुआ है तो ग्लोबल रेगुलेशन, ताकि इस तरह के प्रोडक्ट्स कम बने, और दूसरा ये ना हो कि वो डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर थोप दिए जा सके। इंडिया में जैसे मैंने बोला लगातार गर्मी बढ़ रही है। 2030 तक 160 मिलियन से लेकर 200 मिलियन इंडियंस कुड फेस अ डेडली हीट वेव। सो इट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ कूलिंग सॉल्यूशंस, क्योंकि हीट वेव इतनी ज़्यादा होने की वजह से प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन करेगी, लोगों को हीट स्ट्रोक्स आएंगे, फूड सिक्योरिटी की टेंशन होगी। इतनी ग्लोबल वार्मिंग में एग्रीकल्चर भी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, बीमारियां ज़्यादा बढ़ेंगी, हेल्थ कंसर्न्स राइज करेंगे, इसलिए कूलिंग डिमांड सर्ज करेगी। जैसे मैंने आपको बोला 30 डिग्री के बाद हर डिग्री की ग्रोथ पर 16% एसी की सेल बढ़ जाती है। तो इसीलिए इंडिया में दुनिया में सर्वाधिक एसी की डिमांड हो जाएगी 2050 तक। अराउंड 1.14 बिलियन एयर कंडीशनर्स इन यूज। जितने आपके नॉर्थ के स्टेट हैं सब में तो होंगे ही होंगे, नॉर्थ ईस्ट और साउथ में। ऊपर अपर नॉर्थ में कुछ हिस्से बच जाए तो बच जाए, लेकिन अब तो देहरादून में भी लोग एसी लगाने लगे हैं गर्मी की वजह से। तो इसीलिए इंडिया ने भी इसको रेटिफाई किया, बोला कि भाई हम एच को 85% तक कम कर देंगे बाय 2047। और हमारा इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान जो है उसमें बोला हमने कि 20 से 25% रिडक्शन इन कूलिंग डिमांड एंड 25 to 40% इन एनर्जी कंजम्पशन हम करेंगे, ताकि हम लो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल रेफ्रिजरेंट डेवलप करें। देखिए अभी जो रेफ्रिजरेंट है जैसे फ्रिज हो गया, या अब ग्लोबल कूलिंग जिससे भी करते हो इंडस्ट्रीज की, उसमें बहुत ज़्यादा इमिशन होता है। तो हम और एफिशिएंट चीज़ों की तरफ जाएंगे। जिसमें मैंने आपको बोला 3 हिस्सों में दुनिया को बांटा था। पहला डेवलप कंट्रीज, दूसरी डेवलपिंग जैसे ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, चाइना वगैरह, और तीसरी जिन लोगों ने जुगाड़ करके अपने आप को और नीचे रख लिया, इंडिया, पाकिस्तान, इराक। वैसे हमारे झगड़े हैं लेकिन यहाँ हम साथ हैं। तो जो तीसरी कैटेगरी है ना, इनको टाइम दिया था कि आप 2028 तक अपना पीक पे लेके आओ, जितना आपको बढ़ाना है एमिशन 28 को पीक करो। 2 नंबर वालों को 2024 का पीक दिया था इस साल, और जो डेवलप कंट्रीज है इनका 2019 में ही पीक पूरा हो चुका है। अब इनको कम करना पड़ेगा। इंडिया के पास स्कोप है भी 4 साल और हम एमिशन बढ़ा के उसको पीक पे लाके उसके बाद कम करना स्टार्ट करेंगे। तो यानी इतना इमिशन होता है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, यहाँ आपको पीक आ गया। तो 2019 हो गया डेवलप कंट्रीज का। इसके बाद इनको नीचे लेके आना था। जो दूसरा ग्रुप है उसके पास ऑप्शन है कि वो 2024 तक लेके जाएगा। इंडियन सी कंट्रीज 2028 तक लेके जा सकती हैं, लेकिन इवेंचुअली हम इसका दंश देख रहे हैं तो हम इसको कम करेंगे ही करेंगे, और हम इसीलिए इसको एग्री कर चुके हैं। तो इंडिया ने एक मिशन मेड अप्रोच ऑलरेडी ले रखी है। एक इंटर मिनिस्ट्रियल वर्किंग कमेटी है, एक नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, बजट में स्पेसिफिकली प्रोविजन दिए गए हैं कूलिंग सॉल्यूशंस को लेकर। हमारा खुद का मिशन है। तो जो इंडियन मिशन है वो इंडियन कूलिंग एक्शन प्लान तो एक आ ही गया, जहां हमने कमिटमेंट भी की है। इसके अलावा यूएस इंडिया पार्टनरशिप हमने वहां पे काम किया है। हम हाई एफिशिएंसी कूलिंग इनिशिएटिव पे काम कर रहे हैं अंडर क्वाड। तो क्वाड का हाई एफिशिएंसी कूलिंग इनिशिएटिव इंडिया यूएसए की पार्टनरशिप है। इंडिया का खुद का कूलिंग एक्शन प्लान है, ताकि हम और एफिशिएंट चीज़ों के ऊपर काम कर पाएं। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई किगाली अमेंडमेंट क्या है, कूलिंग सॉल्यूशंस क्या होंगे, 30 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने के बाद 16% राइज किस चीज़ की होती है? एसी की डिमांड की। 1 बिलियन से ऊपर एसी हमारे देश में 2050 तक आ जाएंगे। 2030 तक लगभग 200 मिलियन लोग हीट वेव से प्रभावित हो चुके होंगे। तो ये डेटा इंपॉर्टेंट है एसए में, या आपको एनवायरमेंट में, या पॉलिटी के क्वेश्चन में भी कभी कभी काम आ सकता है। नॉट पॉलिटी बट इन ज्योग्राफी। जो ग्लोबल कूलिंग प्लेज है वो क्या था? ग्लोबल कूलिंग प्लेज ये था कि जो अराउंड 3.5 बिलियन पीपल है ना, इनको ठंडी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। चाहे आप मान लो मिडिल ईस्ट में आप देखो, सऊदी अरब के पास क्या है? सऊदी अरेबिया या यूएई अमीर देश है।
यहाँ लोगों ने एसी लगवा लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, एसी कार है, महंगी महंगी गाड़ियाँ, एयर कंडीशनड, रेफ्रिजरेंट्स घर में। लेकिन यमन में जो गरीब है उनका क्या, जॉर्डन में जो गरीब है उनका क्या। तो ऐसे कई लोग हैं जिनको इसकी ज़रूरत होगी। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन देशों का क्या। तो इनको इम्पॉर्टेंट है कि इनको ऐसी कूलिंग एक्सेस दी जाए जो कि एफिशिएंट हो, ताकि अराउंड वन, ताकि हम $17 ट्रिलियन तक बचा सकें एनर्जी कॉस्ट में। तो इसके लिए ज़रूरत है कि हमें कमिटमेंट पूरी करें, और ग्लोबल कूलिंग प्लेज हालांकि ब्लाइंडिंग नहीं है कि सबको कंट्रीब्यूट करना है, पर उस दिशा में कदम हम उठा सकते हैं। ठीक है, ये हो गई इस आर्टिकल की बात। तीसरे आर्टिकल की तरफ आते हैं, यानी एक नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी। भारत में भी है नहीं। होम मिनिस्टर ने एनआईए की एक जो रिसेंटली 2 दिन की कॉन्फ्रेंस थी, वहां बोला कि हम एक नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी और स्ट्रैटेजी लेके आएंगे, जिससे हम टेररिज्म से लड़ सकें, टेररिस्टों से लड़ सकें, और उनके इकोसिस्टम को तबाह कर सकें। तो ये जो आर्टिकल है, ये बात करता है कि किस लेवल पे हमें काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पर बात ये की गई है कि ऑलरेडी इंडिया कई सारे चीज़ों के ऊपर काम कर रहा है। हमारे एक एसओपी बन चुके हैं, यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। इसका मतलब होता है किस तरह कौन सा विभाग काम करेगा, किस तरह चीज़ें कोलैबोरेट की जाएंगी, कौन कौन से स्टेक होल्डर्स होंगे, सेंट्रल पुलिस फोर्स क्या करेगी, स्टेट पुलिस फोर्स क्या करेगी, कौन सी टेक्नोलॉजी होगी, एजेंसीज किस तरह कोऑर्डिनेट करेगी। आपने एक नेशनल ग्रिड बना लिया, नेट ग्रिड, ठीक है। आपने साइबर जो काउंटर टेररिज्म उसके लिए अलग ऑपरेशंस कर रखे हैं, अलग अलग ग्रुप्स हैं। ऑलरेडी जो कॉन्फ्रेंस उसमें 21 डीजीपी आ रहे हैं, अलग अलग सेंट्रल और स्टेट एजेंसी से ऑफिशियल्स आ रहे हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है काउंटर टेररिज्म के लिए। लेकिन ना, जब भी आप देखो, असल में जो काउंटर टेररिज्म होता है वो तब नहीं होता कि जब टेररिज्म का एक्शन हो जाए, टेररिस्ट आपके देश में घुस जाए, तब आप उनको मारो। काउंटर टेररिज्म सबसे सक्सेसफुल तब होता है जब आप टेरर को पैदा ही ना होने दो। प्रिवेंशन करना, जैसे बीमारी का प्रिवेंशन होता है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो वही टेररिज्म के केस में, अब भाई टेररिस्ट होंगे ही नहीं तो मारोगे किसको, बनने ही मत दो। तो प्रिवेंशन की बात की गई, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि टेरर अटैक से पहले ही व्हाट, व्हाई एंड हाउ ऑफ किस तरह ये चीज़ें हो रही हैं। तो वो चीज़ें आपको काउंटर टेररिज्म अपनी पॉलिसी में पार्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। केवल रिएक्शनरी, यानी जब एक्ट ऑफ टेररिज्म हो गया तब कैसे उसके बारे में काम करें, टेररिस्ट आपके देश में घुस गए तब उनको कैसे न्यूट्रलाइज करें, इसके बदले में आपको पहले ही एक प्रिकॉशनरी, एक प्रोएक्टिव अप्रोच रखनी पड़ेगी, एक प्रिवेंटिव अप्रोच रखनी पड़ेगी। प्रिवेंटिव अप्रोच का क्या मतलब है? देखो, इंडिया में कारगिल की बात आप कर लो। कारगिल को हमने टाइम रहते कैसे इस युद्ध को लड़ा, क्योंकि वहाँ के जो लोकल लोग थे, जो ट्रैवल ग्रुप्स थे, उन्होंने सूचना दी थी कि भाई हमें कुछ आउटसाइडर्स दिख रहे हैं आसपास। जो फौज थी उसको पहले ही वार्न कर दिया था, तो उनको पता लगा अच्छा ये तो पाकिस्तानी आतंकवादी घुस रहे हैं और उनकी आर्मी घुस रही है। सो देन वी वर एबल टू एक्ट, और हमारी आर्मी ने बड़ी भयंकर बहादुर जंग वहाँ लड़ी थी। उसी तरह मेजर जो ऑपरेशन है ना, जो कश्मीर में टेररिस्ट अटैक कम नहीं हो रहे लगातार, क्योंकि आपका लोकल लेवल पे ग्राउंड नेटवर्क बहुत कमज़ोर है। आप लोगों का दिल नहीं जीत पा रहे उस लेवल पे। तो विनिंग द हार्ट एंड माइंड्स ऑफ द पीपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी होती है। और अक्सर इंडियन गवर्नमेंट भी कहती है कि हमारी यही फोकस है कि विनिंग द हार्ट एंड माइंड ऑफ पीपल। अगर ये आप जीत लो तो लोगों को, आपको ऑलरेडी सपोर्ट मिल जाएगा, उसके बाद उस इलाके से टेररिज्म को हटाना काफ़ी आसान हो जाता है। आई विल गिव यू अ की एग्जाम्पल। जो लेफ्ट विंग टेररिज्म है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म उसको भारत में कहते हैं मुख्य रूप से, जो नक्सल टेरर वगैरह वगैरह था, ये तेलंगाना के रीजन में, ये बिहार के रीजन में, ये झारखंड के रीजन में, और उत्तराखंड तो नहीं, छत्तीसगढ़ के रीजन में बहुत ज़्यादा था। अब तेलंगाना से खत्म हो चुका है, बिहार से भी ऑलमोस्ट कम हो चुका है, लेकिन झारखंड छत्तीसगढ़ में अभी भी है, क्योंकि वो उन इलाकों में ज़्यादा है जहाँ पर आपकी डेवलपमेंट पहुँची नहीं है, जहाँ वो लोगों को बरगला के अपनी तरफ कर सकते हैं। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप उस पहले जो स्ट्रक्चरल वायलेंस है उसको खत्म करो। स्ट्रक्चरल वायलेंस ये होता है कि मान लो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, रीजनल डिस्क्रिमिनेशन, किसका डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, किसी ऐसे ग्रुप के लोग हैं जो अपने आप को आइसोलेटेड पाते हैं, जो आप अपने आप को पाते हैं कि दे आर नॉट गेटिंग जस्टिस। एक शब्द होता है कि जब आप गरीब हैं तो आपको गरीबी कम महसूस होती है, अगर आपके आसपास सब गरीब हैं। जब आपको ऐसी जगह भेज दिया जाए जहाँ केवल आप उस मोहल्ले में गरीब हैं, तो आपको गरीबी बहुत ज़्यादा खलती है। ठीक है, तो ये देखा जाता है कि जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो इंसान वल्नरेबल बन जाता है, उसको आप इजीली हायर कर सकते हो ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए। तो इसलिए अगर आप इंटरनल सॉल्यूशन ढूंढ लोगे तो बाहर के सॉल्यूशन आपको ढूंढने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो वो टर्म, वो जो एस्पेक्ट है जहां आप जिस जिस पर्टिकुलर टर्म की बात होती है ना, वो जो गरीबी की बात मैंने की, उसे कहते हैं रिलेटिव डिप्रेविटी। यानी आप आसपास के लोगों की तुलना में अपने आप को और ज़रा डिप्राइव पाते हो।
सो उस कॉन्टेक्स्ट में आपको चाहिए होता है कि आप सिक्योर करो कि भाई सब तो अमीर है, मैं ही गरीब रह गया, मैं ही बर्बाद हो गया। तो वो जो सेंस ऑफ जिसे कहते हैं ना लॉसनेस आती है, उसको सॉर्ट आउट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वल्नरेबल्स को पहले आपको हैंडल करना पड़ेगा, और वो तबका जो वल्नरेबल सेक्शन है, चाहे वो आदिवासी ग्रुप्स का हो, वुमेन का हो, उसके खिलाफ हमेशा एक स्ट्रक्चरल वायलेंस हो रहा है आपकी सोसाइटी में। हर देश के साथ ऐसा होता है, हर देश में एक लेवल पे स्ट्रक्चरल वायलेंस हो रहा होता है जो हमें दिखता नहीं है। कास्ट स्ट्रक्चर, ठीक है, ट्राइबल ग्रुप्स, वुमेन, जेंडर बेस्ड वायलेंस, देयर इज अ सेक्शन ऑफ योर सोसाइटी जो लगातार प्रताड़ित है, और उस प्रताड़ना की वजह से हमेशा वो वल्नरेबल रहते हैं। तो उनको रेडिकलाइज करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो अगर आप उनके एब्यूज को रोकने की पहले व्यवस्था करो, अपनी काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी के अंदर ये भी फोकस करो कि अगर टेररिज्म एक इलाके में बहुत ज़्यादा है तो वहाँ के लोगों के साथ क्या समस्याएं हैं, क्यों टेररिज्म की तरफ जा रहे हैं, रेडिकलाइजेशन क्यों हो रहा है, तो वो रूट लेवल पे भी आपको एक्ट करना पड़ेगा। रूट लेवल का मतलब ये नहीं होता कि केवल आप ये करो कि आप वहाँ पर बहुत सारे पुलिस फोर्सेज लगा दो, उससे केवल आप रिजॉल्व नहीं कर सकते इशू। यू नीड टू इंश्योर कि वहाँ पर डेवलपमेंट भी हो, और प्लस वहाँ की जो लोगों के ग्रीवांसेस हैं उसको आप पहले रिड्रेस करो, उनकी जो समस्या है उनका निदान करो। तो वो किसी भी सेक्शन से हो, लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आप रेडिकलाइजेशन को कम्युनिटीज़ में टैकल करोगे, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, और एंगेज करोगे कम्युनिटी को। आपको ज़रूरत है कि आप एंगेजमेंट लाओ ग्रास रूट लेवल पे, ताकि लोग इन्वॉल्व रहें, और जब लोग इन्वॉल्व होंगे तभी आप इन चीज़ों को रिजॉल्व कर पाओगे। प्रिवेंशन तभी होगा जब आप अर्ली इंटरवेंशन करोगे, आइडेंटिफाई करोगे और सपोर्ट ऑफर करोगे। अभी क्या होता है कि आप ये आइडेंटिफाई करते हो कि भाई कहाँ पे टेररिस्ट हो सकते हैं, उनको तबाह कर दो, लेकिन ये पॉइंट है राइटर का जो वैलिड पॉइंट है कि भाई आप उससे पहले ये रिस्क आइडेंटिफाई करो कि कहाँ रेडिकलाइजेशन हो सकता है, एंड देन यू डू अर्ली इंटरवेंशन, नॉट बाय अरेस्टिंग देम, बट बाय प्रोवाइडिंग देम सपोर्ट एंड इंश्योरिंग कि वहाँ पर वो चीज़ें पनपे ही ना। एक स्ट्रक्चर्ड प्रिवेंशन प्रोग्राम बनाया जाए जिसके तहत आप कम्युनिटी को, सिविल सोसाइटी को, वहाँ के लोगों को, लोकल अथॉरिटीज़ को साथ लेके चलो और रिजॉल्व करो, रिलीजियस टीचर्स को साथ लेके चलो, ताकि जो आपके काउंटर टेरर एसओपीज़ हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, जिसके तहत आप ऑपरेट करते हो, उनमें इन चीज़ों को भी जोड़ो, ताकि आप बेहतर रिसर्च इवोल्यूशन कर पाओ, बेहतर तरीके से इस चीज़ को पनपने से पहले ख़त्म कर दो। और इसीलिए आपको लोकल गवर्नेंस को अपनी अप्रोच में साथ लेके चलना पड़ेगा। ग्रास रूट लेवल पे लोकल गवर्नेंस, जो लोग हैं उनको पॉलिटिकल पावर जब मिलेगी, जब उनको रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, तो अपने आप को इन्वॉल्व फील करेंगे। मल्टी टायर्ड आप लोगों को इन्वॉल्व करो इसमें, आप गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऐसा बनाओ जिसमें काउंटर टेररिज्म को आप एक पीपल्स मूवमेंट बना दो, लोगों की एक ऐसी मूवमेंट बना दो जहां लोग खुद से टेररिज्म के खिलाफ एक्शन लें, खुद से उन्हें लगे कि ये चीज़ गलत है, और लोगों को लगता है गलत है ये, लेकिन आपने लोगों की पावर का इस्तेमाल नहीं किया हुआ। अगर आप लोगों को उस मूवमेंट का पार्ट बना दो तो आप बड़ी इजीली उस चीज़ को जीत सकते हो। यहाँ आप गांधीन फिलॉसफी का एग्जाम्पल सबसे सिंपली ले सकते हो, ठीक है। तो यू नीड टू मेक इट पार्टिसिपेटरी, जहां आम लोगों को भी आपको स्टेक होल्डर बनाना पड़ेगा कि अब कश्मीर में टेररिज्म हो रहा है तो किसकी जान जा रही है, केवल आउटसाइडर्स नहीं मारे जा रहे, वहाँ के लोगों के साथ भी समस्याएं हो रही है, उनके बिजनेस ठप पड़ रहे हैं, वहाँ टूरिस्टों के ऊपर हमले हो रहे हैं, तो अब टूरिज्म वहाँ नहीं होगा, वहाँ की खेती तबाह हो जाएगी, वहाँ पे पैसा नहीं आएगा, लोग सफ़र करेंगे। तो यू हैव टू मेक देम द स्टेक होल्डर एज वेल। जहाँ कहीं भी टेररिज्म हो रहा है इंटरनली, जहाँ भी बढ़ने की आशंका है, आपको लोगों को स्टेक होल्डर बनाना पड़ेगा, और एक ऐसी गवर्नमेंट अप्रोच रखनी पड़ेगी जहाँ आप ग्रास रूट लेवल पे पार्टिसिपेट करो। केवल आप गवर्नमेंट अप्रोच रखोगे तो उससे होगा ही कि स्ट्रक्चरल वायलेंस खत्म नहीं होगा। अगर आप कास्ट बेस्ड वायलेंस कहीं पर हो रहा है, अगर मैं स्पेसिफिकली एग्जांपल लूँ उत्तर प्रदेश बिहार का, कुछ हद तक आप इसमें जो चंबल का इलाका है वो आप जोड़ लो, कुछ हद तक क्या, वहाँ तो बहुत ज़्यादा मात्रा में था ही था। इन एरियाज में क्या था, डेवलपमेंट ही नहीं थी, डेवलपमेंट नहीं थी, कुछ ग्रुप जो थे दूसरों को डोमिनेट करते थे। तो एक कास्ट ग्रुप जो उसको खड़ा होगा एक दिन अपने लिए, और जब वो खड़ा होगा तो वो हमले करेगा, फिर इस बदले में सामने वाला हमले करेगा, तो वहाँ एक युद्ध की स्थिति बन जाएगी, फिर वो टेररिस्ट ग्रुप बनने स्टार्ट होंगे। तो इसलिए आपको पहले ही वो स्ट्रक्चरल वायलेंस खत्म करना होगा, ये जो एक डिप्रेविटी है उसको समाप्त करना होगा। तो स्ट्रक्चरल वायलेंस को खत्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्राइमरी चार्टर होना चाहिए अपनी गवर्नेंस का, कि क्या आप मेजर्स लोगे जिससे कि इस तरह के कोई भी स्ट्रक्चरल वायलेंस किसी कम्युनिटी के खिलाफ अगर हो रहे हैं, किसी ग्रुप के खिलाफ अगर हो रहे हैं, तो वो खत्म हो जाए। और इस पे फोकस करते हुए आपको उसको अपने काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी का पार्ट बना के रखना चाहिए। उसको आप गवर्नेंस को अलग रखोगे नहीं होगा, पुलिस को, गवर्नेंस को, कम्युनिटीज़ को, पॉलिटिकल लीडरशिप्स को, रिलीजियस गुरुज को आपको साथ लेके चलना पड़ेगा कि भाई कहाँ क्या समस्याएं हैं, क्यों यहाँ इतनी समस्या उत्पन्न हो रही है, उसको वहीं से हटा दो। आपको अभी केवल ये कि आप इसको आउटसाइड से आ रहा है, बाहर वाली कंट्रीज कर रही हैं, इस पर आप लिमिट नहीं कर सकते।
आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आपका काउंटर टेररिज्म पॉलिसी में, पॉलिसी मेकिंग में ये भी एक्नॉलेज किया जाए कि टेररिज्म पनपता कैसे है, सोशल क्या इश्यूज हैं, कैसे उसको रिजॉल्व किया जाए. इट शुड बी द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ योर नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी. ओनली देन, तभी जाकर आप इस चीज को खत्म कर पाएंगे. ठीक है. तो देखिए, हमने जो आर्टिकल्स पढ़े, अगर मैं आपसे पूछूं इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान क्या है ये, ठीक है, इंडिया कूलिंग के लिए किन किन लेवल पे ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, क्वाड की वो कौन सी डिक्लेरेशन है जिसके बारे में आज हमने पढ़ा जो कूलिंग की बात करता है. ठीक. फिर आप बताओ किगाली अमेंडमेंट किस चीज की बात करता है, क्या मॉन्ट्रियल में बदलाव हुआ किगाली के आने के बाद, ये आपको पता होना चाहिए, हमने डिटेल में डिस्कस किया है. देन वी गो हेड एंड किस तरह से डिमांड्स बढ़ती है, कूलिंग क्यों रिक्वायरमेंट है, क्यों एफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट है. जब हम क्वाड की बात करते हैं तो हमने 3 वर्टिकल्स की बात की थे, वो कौन कौन से थे, कौन कौन से थे वर्टिकल्स. पहला पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी, यहां पर क्या कदम उठाए गए. दूसरा ट्रेड, इकोनॉमी, फाइनेंस, इसमें क्या कदम उठाए गए. तीसरा पीपल टू पीपल कल्चर, यहां क्या कदम उठाए गए. इन तीनों लेवल पे आपको डिफाइन करना है क्या क्या हुआ था और कैसे कैसे मेंबरशिप इवॉल्व हुई, क्या क्या चीज़ें की गई. जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है उसमें क्या बदलाव करने की ज़रूरत है, काउंटर टेररिज्म में क्या बदलाव करने की ज़रूरत है, क्या एक अप्रोच, स्ट्रक्चरल वायलेंस क्या होता है, कहाँ पर क्या मुद्दे हैं, क्या स्ट्रैटेजी बदलने की ज़रूरत है. बताइए आप मुझे, क्या आपको कितना याद है, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए. ठीक है. अब आते हैं, अगर आपको इसका PDF चाहिए आप जाइए ओनली आईएएस नथिंग एल्स चैनल पे, और वहाँ से टेलीग्राम से आप इजीली सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट कंटेंट. सुमित सर का अपना चैनल है, सुमित रेवड़ी टेलीग्राम चैनल उनका सुमित रेवड़ी पे जाके आप PDF वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं. और इसके अलावा बहुत सारा कंटेंट भी वहाँ आपके लिए अवेलेबल है, तो डू ज्वाइन दीज चैनल्स एंड गेट द PDFs, और भी बहुत सारा कंटेंट वहाँ पे उपलब्ध है. ये था आज का सेशन. देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. कीप ऑन वॉचिंग PW ओनली आईएएस एंड हैव अ नाइस डे.